नर्मदा नदी के तट पर बसे आनंदपुर गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव के पास विरासत में मिली थोड़ी सी जमीन और एक छोटा सा कच्चा घर था। माधव का जीवन दर्शन बहुत सरल था। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। वो दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसमें से आधा हिस्सा गांव के अनाथालय और बीमारों की सेवा में खर्च कर देता। गांव के लोग माधव को छोटा फरिश्ता कहते थे। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। माधव ने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी ठिठुर रहा है। माधव ने बिना एक पल गवाए अपना इकलौता कंबल उस वृद्ध को ओढ़ा दिया और खुद पूरी रात आग जलाकर काट दी। उसे खुद भूखा रहना मंजूर था, लेकिन उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। गांव का वर्तमान मुखिया विक्रम सिंह एक अहंकारी और लालची व्यक्ति था। वो वर्षों से गांव के विकास के नाम पर सरकारी धन को अपनी जेब में भर रहा था। जब उसने देखा कि लोग उसकी बात सुनने के बजाय माधव की सलाह लेते हैं और उसका सम्मान करते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी। उसे डर सताने लगा कि आने वाले चुनावों में माधव उसकी सत्ता छीन लेगा। विक्रम सिंह ने अपने विश्वास पात्र नौकर कालू के साथ मिलकर माधव को बदनाम करने की एक भयंकर योजना बनाई। गांव के मंदिर में एक प्राचीन और बेशकीमती स्वर्ण प्रतिमा थी। एक रात विक्रम सिंह ने खुद वो प्रतिमा मंदिर से निकलवाकर माधव के घर के पीछे स्थित भूसे के ढेर में छिपवा दी। सुबह होते ही पूरे गांव में शोर मच गया। मंदिर से भगवान की मूर्ति चोरी हो गई है। विक्रम सिंह ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, ये किसी बाहरी का काम नहीं हो सकता, चोर हमारे बीच ही है। चलिए सबकी तलाशी लेते हैं। तलाशी लेते लेते जब वे माधव के घर पहुंचे तो विक्रम सिंह का नौकर सीधे भूसे के ढेर के पास गया और वहां से चमकती हुई मूर्ति निकाल ली। पूरा गांव सन्न रह गया। विक्रम सिंह चिल्लाया, देखो इस ढोंगी को, जिसे हम दानवीर समझते थे वही हमारे भगवान का चोर निकला। इसने धर्म के नाम पर हमें ठगा है। माधव हक्का बक्का रह गया। उसने लाख सफाई दी, मैंने चोरी नहीं की, मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आई। लेकिन साक्षियों के सामने उसकी एक न चली। गांव वालों ने गुस्से में आकर माधव की जमकर पिटाई की और उसे गांव से काला मुंह करके निकाल दिया। माधव अपमान का घूंट पीकर पास के जंगल में एक टूटी फूटी कुटिया बनाकर रहने लगा। उसे अपनी गरीबी का दुख नहीं था, लेकिन इस बात की गहरी पीड़ा थी कि जिन लोगों के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उन्होंने एक पल में उसे अपराधी मान लिया। इधर गांव में विक्रम सिंह का आतंक बढ़ गया। उसने कर दुगुना कर दिया और लोगों को प्रताड़ित करने लगा। माधव जंगल में भी शांत नहीं बैठा। वहां से गुजरने वाले राहगीरों की वो मदद करता और जड़ी बूटियों से बीमार जानवरों का इलाज करता। एक दिन विक्रम सिंह का नौकर कालू जंगल से गुजर रहा था कि उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। वो दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा। मौत को सामने देख वो चिल्लाने लगा। तभी माधव वहां से गुजरा। उसने देखा कि ये वही कालू है जिसने उसे फंसाया था। माधव के मन में पल भर के लिए आया कि इसे छोड़ दे, लेकिन उसके संस्कार आड़े आ गए। उसने तुरंत जहरीला खून निकाला और जड़ी बूटियों का लेप लगाकर कालू की जान बचाई। जब कालू की आंखें खुली और उसने अपने सामने उसी माधव को देखा जिसे उसने बर्बाद किया था, तो उसका हृदय ग्लानि से भर गया। कालू ने रोते हुए कहा, माधव भाई, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुखिया के कहने पर मैंने ही वो मूर्ति आपके घर में रखी थी। अगले दिन कालू और माधव गांव पहुंचे। उस समय विक्रम सिंह गांव वालों को धमका रहा था। कालू ने सबके सामने आकर सारा सच उगल दिया। उसने वे कागज भी दिखाए जिनमें विक्रम सिंह ने गांव के फंड की हेराफेरी का हिसाब लिख रखा था। गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने विक्रम सिंह को बंधक बना लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सभी माधव के चरणों में गिर पड़े। कलावती चाची, जिसने माधव को सबसे ज्यादा कुसा था, रोते हुए बोली, बेटा हमें माफ कर दो, हमने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया था। गांव वालों ने सर्वसम्मति से माधव को नया मुखिया घोषित किया। माधव ने फिर से गांव की कमान संभाली, लेकिन इस बार वो केवल एक दानी नहीं बल्कि एक सशक्त और जागरूक मुखिया था। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए और ये सुनिश्चित किया कि न्याय कभी भी अंधा ना हो। सीख, सच्चाई की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है।
परोपकार की नींव पर बना व्यक्तित्व कभी ढहता नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।